सभी को गुड इवनिंग। तो जाते जाते कल की जो लास्ट क्लास हुई थी हमने उसके अंदर क्या कर दिया था, फंक्शंस को इंट्रोड्यूस कर लिया था हमने ना। फंक्शन और रिलेशन में क्या डिफरेंस होता है हमने वो देख लिया था, और हमने ये भी देख लिया था कि भाई सचिन राम राम, और हमने ये भी देख लिया था कि एक रिलेशन जो है वो फंक्शन कब बनता है। हमने वही कंडीशन देखी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। अगर ऐसा हो रहा है तो हम एक रिलेशन को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। और फिर हमने फंक्शन की रेंज, कोडोमेन, डोमेन, इन सब के बारे में बात की थी, है ना। तो ये सब हमने एक सेंस में कर लिया था। अब देखो, रिलेशन होता तो फंक्शन ही है। तो जैसे रिलेशन की तीन डेफिनेशन होती हैं, जैसे रिलेशन की क्या होती है, तीन फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी फॉर्म होती है? गुड इवनिंग अरुण, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो रिलेशन की हमने तीन फॉर्म देखी थी, है ना। अगर सेट के तरीके से बात की जाए, गुड इवनिंग गौतम, अगर सेट के तरीके से बात की जाए तो सबसे पहले तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म देखी थी, है ना। फिर हमने रोस्टर फॉर्म देखी थी। ये रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, रिलेशन की बात कर रहा हूं। और एक हमने एरो डायग्राम देखा था। ये तीन जो रिप्रेजेंटेशन है ये किसकी होती है, रिलेशन की होती है ना। और रिलेशन भी एक फंक्शन ही होता है, सॉरी, एक फंक्शन जो होता है वो एक रिलेशन ही होता है, उल्टा बोल गया। फंक्शन भी तो एक रिलेशन ही होता है। तो फंक्शन के पास भी ये तीन रिप्रेजेंटेशंस तो होंगी, फंक्शन के पास भी ये तीन रिप्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है। तो अब एक नई रिप्रेजेंटेशन मैं बताऊंगा तुम्हें। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन तो रिलेशन और फंक्शन दोनों के लिए यूज कर देते हैं हम। अब फंक्शन को अलग दिखाने के लिए, फंक्शन के लिए कोई नया काम करने के लिए एक हमारे पास आता है रूल, फंक्शन एज ए रूल। ये फोर्थ फॉर्म है, ये फोर्थ रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एकता गुड इवनिंग। जैसे कि मान लो मैंने सेट ए दिया हुआ है तुम्हें, 1 2 3 4, ये ए सेट दिया हुआ है। और एक मान लो बी सेट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूं कि भाई एक रिलेशन डिफाइन करो। पहले एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर वो सारे एक्स वाई आएंगे। तो एक्स तो आएगा ए से, वाई आएगा बी से, है ना। और शर्त क्या है कि वाई जो है ना वो तुम्हारा एक्स प्लस वन होना चाहिए। जो वाई है तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन होना चाहिए। पी वाई क्यों नहीं बन रहा है, एक भी क्वेश्चन बनेंगे। हाँ हाँ, अब आज वही डिस्कस करेंगे, नहीं थी टाइप्स ऑफ फंक्शन से डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो ये एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। कोई बात नहीं, एक तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो इसकी हम सारी फॉर्म्स लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एरो डायग्राम से, हमारी वहां से काफी बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। हाँ, तो क्लास कर लो फिर एक पीछे से जाके भाई, अगर नहीं समझ आ रहा है पीछे की क्लासेस कर लो, वैसी बात है। हाँ, तो ये वाली फॉर्म कौन सी हो गई, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। ये वाली फॉर्म हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब एक काम करो, इसका एरो डायग्राम बनाते हैं। अगर इसका एरो डायग्राम बनाए तो इसका एरो डायग्राम कैसा दिखेगा बताओ। यहाँ पे तुम्हें ए सेट दिखेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 दिख रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें बी सेट दिखेगा जिसके अंदर 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि वाई क्या होना चाहिए, जो वाई है ना वो एक्स से एक ज्यादा होना चाहिए। जो वाई है वो एक्स से क्या होना चाहिए, एक ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर एक्स वन लू, एक्स की वैल्यू में वन लू, तो फिर वाई अपने आप क्या बनेगा, टू बनेगा। क्योंकि एक्स की वैल्यू वन रखोगे तो वाई की वैल्यू टू आ जाएगी, है ना। तो वन वन किस पे चला जाएगा, टू पे चला जाएगा। वन किस पे रिलेट कर जाएगा, टू पे चल जाएगा। नहीं, वो बाइलिंगुअल है, एक था वो बाइलिंगुअल बुक है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो घटना चक्र की बुक है वो बाइलिंगुअल है। प्रदीप चल रही है क्लास भाई, वो कमेंट करे जा रहा, उसको क्लास दिख नहीं रही। टू जो है वो थ्री पे जा रहा है, अगर थ्री की बात करें तो फोर पे जा रहा है, और फोर की बात करें तो फाइव पे जा रहा है। ये रिलेशन बन गया हमारा। क्या ये रिलेशन फंक्शन है तुम्हारा, बताओ। क्या ये जो रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, ये फंक्शन दिख रहा है। हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। वन की भी एक है, टू की भी एक है, थ्री की भी एक है, फोर की भी एक है। हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो ये एक फंक्शन है, इट इज ए फंक्शन, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे आर की जगह में एफ भी लिख सकता था। तो ये हो गई दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो तुम्हें आती है। तीसरी रिप्रेजेंटेशन की बात करें अगर रोस्टर फॉर्म की, तो जो हमारा फंक्शन है वो क्या बना, तुमने जैसे कि लिख के बताया, 1 2 से रिलेट किया, 2 3 से रिलेट किया, 3 4 से रिलेट किया, और 4 5 से रिलेट, ये बन गई बात। अब फोर्थ रिप्रेजेंटेशन देखो, फिर इसके बारे में हम कुछ बातें समझेंगे और यहां से हमारी बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हम फंक्शन को एक रूल की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एक नियम बांध देंगे। हम क्या कर देंगे, एक नियम बांध देंगे। फंक्शन को फलन बोलते हैं हिंदी में, है ना। फंक्शन को फलन बोलते हैं। तो हम एक नियम बनाएंगे इस फंक्शन का। हम कहते हैं कि क्या मैं इस फंक्शन को ऐसे नहीं लिख सकता कि हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो ए से बी सेट पे डिफाइन किया हुआ है। अब देखो, एक फंक्शन क्या काम कर रहा है, फंक्शन बेसिकली एक काम कर रहा है। देखो यहाँ पे तो तुम्हारा एक्स है, फंक्शन ने हमें कुछ काम करने को बोला है और हमें वाई तक पहुंचना है। फंक्शन ने हमें क्या बोला है, कुछ काम करने को बोला है, और हम वो नियम लगा के वाई तक जा रहे हैं। क्या क्या नियम लगा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो तुमने यहां से एक्स उठाया है ना, इसके अंदर एक जोड़ दो, एक्स के अंदर क्या कर दो, एक जोड़ दो, ठीक है। और फिर ये जितना बन जाएगा वहां पे वो वाला वाई ढूंढ लो, तो ये जो एक्स है ये फिर वाई पे रिलेट कर जाएगा। और फंक्शन में हम इसको क्या बोलते हैं, या तो ये बोल देते हैं एक्स जो है वो वाई पे मैप कर रहा है, या फिर कल हमने देखा था कि एक्स की इमेज वाई बन रही है। एक्स की इमेज क्या बन रही है, वाई बन रही है। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, अगर यहाँ पे रूल मैं हटा दूं तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, कोई ना कोई एफ होगा। तो
x जो है वो f के हिसाब से काम करेगा और वो y पे पहुंच जाएगा। x जो है वो f की तरीके से काम करेगा और वो y पे पहुंच जाएगा। ये फंक्शन का काम हो गया एक तरीके से। यानी कि अगर मैं तुमको ये बात बोलूं कि जो हमारा फंक्शन है वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, अगर हम बोले कि हमारा जो फंक्शन है ना वो एक मशीन की तरह काम कर रहा है, हम हमारे फंक्शन को कुछ ना कुछ इनपुट दे रहे हैं। फंक्शन कुछ नहीं होता, फंक्शन एक्चुअली में एक मशीन ही होती है, ठीक है। हमारे आसपास जितनी भी मशीन्स हैं वो सब फंक्शन ही है ना। हर मशीन का अपना अपना कुछ काम होता है ना। जैसे कि बाइक है, जैसे कि लाइट्स हैं, जैसे कि एसी है, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, जो भी है सारे फंक्शन है और सबका अपना अपना एक काम है। जैसे कि हमारा यहाँ पे जो फंक्शन था इसका क्या काम था, इसका काम था कि एक्स में एक को इंक्रीज करना है, ये हमारे फंक्शन का काम था, है ना। अब और फंक्शन का काम होता कैसे है, हर एक मशीन को, इस दुनिया की हर मशीन को एक इनपुट की जरूरत होती है। हर मशीन को, इस दुनिया की हर मशीन को किसकी जरूरत होती है, इनपुट की जरूरत होती है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारी बाइक है उसको पेट्रोल की जरूरत है, कार है उसको पेट्रोल या डीजल की जरूरत है ना। तुम्हारा एसी है उसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, पंखा है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो इनपुट मिलने के बाद मशीन का जो काम है, मशीन वो काम करती है अपना उस इनपुट के ऊपर, उस इनपुट के ऊपर मशीन काम करती है और कोई ना कोई आउटपुट निकाल के दे देती है मुझे, जो भी चाहिए मुझे आउटपुट, है ना। जैसे एसी का काम क्या है, ठंडी हवा देना है ना। सिमिलरली बाइक क्या करती है, अपना इंजन स्टार्ट करती है, उसके थ्रू फिर हम जा सकते हैं पेट्रोल से। तो हर एक मशीन का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। यहां पे भी यही हो रहा है। यहां पे एक फंक्शन है हमारा, फंक्शन क्या था, फंक्शन का काम ये था कि वो एक्स के अंदर एक बढ़ा दे रहा है, एक्स के अंदर क्या कर दे रहा है, एक चीज को इंक्रीज कर दे रहा है। तो यहां पे अगर मैंने एक्स को इनपुट डाला, एक्स को मैंने क्या किया, इनपुट डाला, तो फंक्शन ने क्या काम करा, x+1 कर दिया। और ये जो x+1 y बना उसको मैंने आउटपुट बोल दिया, उसको मैंने क्या बोल दिया, आउटपुट बोल। इनपुट x डाला, ठीक है, तो ये फंक्शन ने काम किया और ये y बन गया, ठीक है। अब इस चीज को हमें एक जनरल फॉर्मुलेशन देनी है, हमें क्या देनी है, एक जनरल फॉर्मुलेशन देनी है। यहाँ पे तो मैंने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है x को, तो मैं क्या बोलता हूँ कि अगर x है तो उसकी इनपुट जाएगी इसके अंदर, f के अंदर, तो उस इनपुट को हम ऐसे लिख देते हैं fx। यानी कि फंक्शन के अंदर तुमने x को इनपुट किया है, फंक्शन के अंदर अगर x को इनपुट किया है तो अब ये बना फंक्शन ने जो काम किया इसको मैंने क्या बोल दिया, ये y आ गया तुम्हारा, इसको मैंने क्या बोल दिया, y आ गया। तो तुमने x को क्या किया, f के अंदर पुट किया, वो क्या बन गया, वो fx बन गया। वो चेंज होता रहेगा बार बार, ठीक है। जैसा रूल डिफाइन करोगे वैसा ही fx बनता चला जाएगा और ये fx क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। ये जो fx की वैल्यू, जो ये x+1 को तुम यहाँ y बोल रहे हो, ये x+1 को मैं y का नाम दे रहा हूँ। अरे मेरी बात समझ, जैसे कि मान लो अगर मैं यही कह देता कि मैंने fx क्या डिफाइन किया हुआ है, x², मैंने ये बोल दिया, ठीक है। तो यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि फंक्शन के अंदर तुम क्या कर रहे हो, कोई x डाल रहे हो और फंक्शन का यहाँ पे काम क्या है, उसका स्क्वायर कर देना है। तो सपोज तुमने फंक्शन के अंदर 1 को इनपुट किया, अब ऐसे तो दिखा नहीं सकते ना, ऐसे तो दिखा नहीं सकते, तो हमें एक प्रॉपर इस तरीके से मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देनी थी। तो अगर फंक्शन के अंदर 1 डाला तो फंक्शन ने क्या किया, 1 का स्क्वायर कर दिया और फिर ये निकाल दिया 1। यानी कि अगर ये x जो है तुम्हारा 1 है तो उसके लिए y कितना निकल के आ रहा है, 1 ही निकल के आ रहा है। ये y है सारे के सारे। तो fx होता है, x तो क्या होता है, इनपुट होता है, x तो इनपुट होता है और ये जो fx आता है पूरा का पूरा ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो जैसे तुमने x इनपुट डाला तो fx आउटपुट आया, x1 इनपुट डाला तो f(1) आउटपुट आया, जो कि कितना है, 1 का स्क्वायर, और उसी को मैं y बोल रहा हूं। ये बात समझ आ रही है। सिमिलरली अगर मैं मान लो f(2) निकालता तो 2 तो इनपुट होती और ये जो f(2) है ना, f(2) ये आउटपुट होती, जो कि कितनी होती है, 2 का स्क्वायर, जो कि हो जाता 4 = y। यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 की इमेज यहां पे 1 आएगी, 2 की इमेज यहां पे 4 आएगी। तो क्या मैं एक बात ये बोल सकता हूं कि x तो हमेशा क्या होती है, प्री इमेज होती है, x तो हमेशा क्या होती है, प्री इमेज होती है, और y हमेशा क्या होती है, इमेज, सॉरी y बोल लो या fx बोल लो, दोनों एक ही बात है, fx को y ही बोलते हैं हम। तो fx = y क्या होता है, हमेशा इमेज होता है, इमेज बनता है। अरे मेरी बात समझ, तो x तो क्या हो गया, प्री इमेज हो गया, और fx क्या हो गया, इमेज हो गया। तो अब यहाँ पे ये जो मैं रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैं ये कह सकता हूँ कि f जो है वो a से b तक ले जा रहा है और फंक्शन का काम क्या है, उसके अंदर जो भी x डाल रहे हो तुम, तो वो x में एक बढ़ा दे रहा है। वो क्या बना दे रहा है, x में एक चीज को इंक्रीज कर दे रहा है, fx को क्या कर दे रहा है, fx = x+1 कर दे रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को, बताओ, है ना। थोड़ा ही पढ़ाया है निहारिका, बस एक ही पेज है। तो ये चौथी रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें यहां से बात करनी है सारी की सारी, अब हमें क्या करनी है, यहां से सारी की सारी बात करनी है, इससे आगे ले जाना है। फंक्शन को जो पढ़ेंगे हम इस रूल की तरह से आगे पढ़ेंगे, फंक्शन को हम क्या पढ़ेंगे, इस रूल से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक सभी को। मैं सोच रहा हूं पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाऊं या डोमेन और रेंज पढ़ाऊं पहले। अगर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ाता हूं तो वैसे उसके अंदर कहीं डोमेन और रेंज का जिक्र तो होगा नहीं। चलो पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। मैं वही मूड बना के आया था, डोमेन और रेंज परसों पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं, उसके अंदर डोमेन रेंज काम नहीं आएगी, पर जब हम डोमेन और रेंज पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ फंक्शन जरूर काम आएंगे, ठीक है। पर कहां से नोट करें, कहीं से मत करो अभी तो नोट, मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बताई है, ठीक है। चलो, तो हमने पहले रिलेशन को डिफाइन किया था, फिर हमने क्या देखा था कि टोटल रिलेशंस कितने होते हैं, है ना। टोटल रिलेशन कितने होते हैं, अगर पहले वाले सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बाद वाले सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो हम बोलते हैं कि टोटल रिलेशन कितने बनेंगे, 2⁻mn। तो अब सबसे पहली बात तो यहां पे यही आती है, कल ऑफ रहेगा, कि अगर पहले वाले सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, a के अंदर अगर m एलिमेंट्स हैं एंड b के अंदर अगर
n एलिमेंट्स हैं देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, अच्छा ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक टोटल फंक्शंस कितने होंगे, कैसे निकालना है, बाद की पावर में पहले वाला कर दो, बाद की पावर में बाद वाला जो है उसकी पावर में पहले वाला कर दो, यानी कि n रेज टू द पावर m कर दो, n रेज टू द पावर m कर दो। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी कितने हो जाएंगे, n रेज टू द पावर m हो जाएंगे। क्लियर होगी बात। जैसे कि मान लो मैं क्वेश्चन दूं तो बताओ कि अगर a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और b के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल फंक्शंस बताओ कितने होंगे। यार कौन पोपो कर रहा है, बात बता। टोटल फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी बताओ कितने होंगे, बोलो। वेरी गुड इशू अनिल, एकदम ठीक है। टोटल फंक्शंस कितने हो जाएंगे, 4 रेज टू द पावर 3 हो जाएंगे, यानी कि 64 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर यहां पे मैं रिलेशंस पूछता तो, अगर टोटल रिलेशंस पूछता तो कितने होते, यहीं पे अगर टोटल रिलेशंस की बात करें, टोटल रिलेशंस की बात करते तो 2 की पावर mn हो जाता, यानी कि 2 रेज टू द पावर 12। तो देख पा रहे हो ना, रिलेशंस ज्यादा है फंक्शन कम है, होने भी थे क्योंकि कुछ ही रिलेशन फंक्शन बन पाते हैं, तो कुछ सारे रिलेशन होते हैं उसमें से कुछ ही रिलेशन फंक्शन बन पाते हैं, इसीलिए फंक्शन कम है और रिलेशन ज्यादा है ना, बिल्कुल छाया। अच्छा, तो हमने पहले सारे के सारे रिलेशंस को कैटेगराइज कर दिया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, आइडेंटिटी, एम्प्टी, यूनिवर्सल। अब ये जो टोटल फंक्शंस आए हैं इन फंक्शन की भी कैरेक्टराइजेशन करनी है हमें, इन फंक्शन को भी क्या कर देना है, अलग अलग टाइप में डिवाइड कर देना है। तो अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन, अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शंस के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सिलेबस कंप्लीट कितने मंथ में हो जाएगा, रफ रफ आइडिया है मेरा, मई के एंड तक कोशिश करूंगा अब की बार, मैं मई के एंड तक हो जाए, या फिर मई के बाद जून आता है ना, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा देखो, अगर 2-2 क्लास चलती रही ना तो 50-55 दिन का काम है बस सारा ही, ठीक है। और 2-2 दिन क्लास चलेंगी तो 50, मैं कल थोड़ा एस्टिमेट लगा रहा था तो 50 दिन लूंगा मैं शायद तुम्हारे, 50 के फिर वो 45 भी हो सकते हैं और 55 भी हो सकते हैं, मोनोटोनिकली क्या होता है वो कैलकुलस में आएगा नहीं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं, फंक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं। देखो, पहला फंक्शन का पहला टाइप होता है 1-1 फंक्शन, 1-1 या फिर इसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं, दो नाम है, 1-1 और इंजेक्टिव। ये देखो क्या होता है, यहां से काफी इंटरेस्टिंग चलेगा काम, आपको पता है ये काफी मजेदार काम है, ठीक है। मैं काफी एग्जांपल्स ले लेके हम डिस्कस करेंगे और इनको काउंट भी करेंगे, इनको काउंट करना काफी इंटरेस्टिंग चीज है। चलो, 1-1 फंक्शन की वो जो डेफिनेशन है वो क्या बोलता है कि एवरी, यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, एवरी, या फिर पहले ऐसे लिख लो, डिफरेंट एलिमेंट्स मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस। कह रहा है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है। अलग अलग एलिमेंट्स अगर हैं, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनकी अपनी अलग अलग ही इमेज होनी चाहिए, ठीक है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं, समझो, अलग अलग एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, या फिर मैं इस बात को ऐसे लिख दूं, नो टू एलिमेंट्स मस्ट हैव सेम इमेजेस। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं दिखने चाहिए तुम्हें, कोई भी दो एलिमेंट ऐसे ना दिखें जिनकी इमेज सेम मिल जाए। या तो ये बोल दो सबकी अपनी अलग अलग होनी चाहिए, या ये बोल दो कि भाई किन्हीं भी दो की सेम नहीं होनी चाहिए, दोनों बातों का तो सेम ही मतलब है। और इसका नाम भी शो कर रहा है, 1 की 1 ही होनी चाहिए, हर एक की अपनी एक इमेज हो, समझ आ रही है बात। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1-1 फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम्पल दूं, ठीक है। जैसे कि देखो, मान लो ये ए सेट है, ये बी सेट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो क्या ये फंक्शन है, क्या ये 1-1 फंक्शन है, क्या ये 1-1 फंक्शन है, बोलो हाँ है ना, क्या ये 1-1 फंक्शन है। वेरी गुड अनिल। वो निधि तुम सोचो, अगर ये फंक्शन है, अगर ये फंक्शन है तो ये बात सेटिस्फाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। प्रगति कह रही है, छाया कह रही है नहीं है, ईशु भी कह रही है। पहले मुझे ये बताओ क्या ये फंक्शन है, क्या ये चीज फंक्शन बन रही है। आशुतोष भी कह रहा है भाई ये तो फंक्शन ही नहीं बन रहा है, फंक्शन बनेगा तभी तो 1-1 बनेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, हर एक एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है। होने या ना होने की बात तो बहुत दूर की बात है, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना। यूं मत सोचना कि हर एक एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है, पर ये फंक्शन ही नहीं बन रहा है, पहले फंक्शन तो बनाओ। तो अगर मैं 3 को 4 से रिलेट करा दूं, अब ये तुम्हारा 1-1 फंक्शन हो गया, है ना। फंक्शन बनेगा, फिर उसके बाद देखना है तुम्हें कि ये डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट इमेजेस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। आ रही बात समझ में, इस तरीके से चेक करना है ना। अगर मैं यहां पे बात करूं तुम्हारा ए बी 1 2 3 4, 1 2 3 4, मान लो ये है, चलो ये तो तुम देख ही लोगे,
फंक्शन वन वन है? बिल्कुल कविता। क्या ये फंक्शन है तुम्हारा? बताओ। मतलब क्या ये वन वन फंक्शन है? सॉरी, क्या ये वन वन फंक्शन है? फंक्शन तो है। क्या ये वन वन फंक्शन है? हर एलिमेंट की अपनी अलग इमेज है? नहीं है। देखो ध्यान से, जो वन है उसकी इमेज भी टू है और जो टू है उसकी इमेज भी टू है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और उनकी सेम इमेज है। दो अलग अलग एलिमेंट है और उनकी सेम इमेज बन रही है, तो ये वन वन नहीं है। ये तुम्हारा वन वन नहीं है, ये तुम्हारा वन वन है। अब ये तो बच्चों की तरह बात करनी हो गई। ये क्या हो गई तुम्हारी? थोड़ी सी बच्चों की तरह बात करनी हो गई। मुझे ये बताओ जरा तुम, मैंने फंक्शन डिफाइन किया है इंटीजर से इंटीजर पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या ये फंक्शन वन वन है या नहीं है? बताओ। यानी कि यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स हैं, सारे के सारे इंटीजर्स हैं और इंटीजर्स पे मैप हो रहे हैं। तो बताओ क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 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 बनेगा? क्या कोई ऐसे दो इंटीजर ढूंढ सकते हो जिनकी इमेज यहाँ पे सेम मिल जाए तुम्हें? बोलो, क्या ये वन वन है या नहीं है? है ना? क्या ये वन वन है? बिल्कुल है, बिल्कुल कविता गौतम। देखो, हर एक एलिमेंट के अंदर एक जोड़ते जाना है, हर एक एलिमेंट के अंदर एक जोड़ते जाना है। जीरो की इमेज आएगी वन, वन की इमेज आएगी टू, टू की इमेज आएगी थ्री, माइनस वन की इमेज आएगी जीरो, माइनस टू की इमेज आएगी माइनस वन। तो क्या कभी किसी की सेम आएगी? क्या कभी किसी की सेम आएगी? नहीं आएगी। तो ये तुम्हारा वन वन है। ये बताओ, एफ फ्रॉम रियल से रियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये फंक्शन तुम्हारा वन वन है? क्या ये फंक्शन तुम्हारा वन वन है? सेकंड वाला आया ना, रियल से रियल में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये वन वन है? ये वन वन नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है। यानी कि देखो, अगर मैं माइनस वन की इमेज निकालूंगा तो भी वन आएगी और अगर मैं वन की इमेज निकालूंगा तो भी वन आएगी। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो जाएंगे जिनकी इमेजेस सेम आ रही है। तो ये तुम्हारा वन वन नहीं है ना? अगर मैं इसकी बात करूं, नेचुरल से नेचुरल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है वन वन या नहीं है? बताओ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हालांकि 11वीं 12वीं में हम एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करते थे, अब हमें वो प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना? हमें तो कंपटीशन में टिक करना होता है, तो उसके लिए वो पूरा मेथड करना जैसे हम बोर्ड में करते थे वो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, बस समझना है हमें। क्या ये वन वन है? वन की इमेज वन का स्क्वायर, टू की इमेज टू का स्क्वायर, थ्री की इमेज थ्री का स्क्वायर, किन दो एलिमेंट्स की सेम है? ये जो मना कर रहे हैं, काफी लोग मना कर रहे हैं, तो किन दो एलिमेंट्स की तुम्हें सेम इमेज दिख रही है? बताओ। नेचुरल से नेचुरल में वन की इमेज आएगी वन का स्क्वायर, टू की इमेज आएगी टू का स्क्वायर, थ्री की इमेज आएगी थ्री का स्क्वायर, है ना? तो देखो, सेट चेंज हो गया पर फंक्शन वन वन बन गया। सेट चेंज हो गया पर फंक्शन वन वन बन गया। ये मना क्यों कर रहे हो भाई? जो लोग मना कर रहे हो वो एग्जांपल तो बताओ मेरे को, किन दो एलिमेंट्स की इमेज सेम आ रही है, ये तो बताओ मुझे। क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी इमेज सेम आ रही है ना? ऐसा कोई नहीं है, सबकी अपनी अलग अलग इमेज ही आ रही है। ये वाला बताओ, फिफ्थ कह रहा है फ्रॉम रियल से रियल एफ एक्स इज इक्वल टू वन होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू रेशनल और माइनस वन होगा इफ एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल। अच्छा ठीक है डोली, मुझे पता नहीं था ना ये जगजीत के नाम से तुम्हारा नाम है। गुड इवनिंग। क्या ये वन वन है? संजीव मना कर रहा है, अनिल मना कर रहा है, कविता भी मना कर रही है, सुंदर कह रहा है। हाँ तो वन का स्क्वायर वन होता है, तो फिर वन का स्क्वायर वन, वन की इमेज वन हो गई, त्रिवत्सा। हाँ फिर आगे उसके साथ सेम एलिमेंट कौन सा बनेगा जिसकी इमेज सेम आएगी? देखो, ये कह रहा है कि जितने भी रेशनल नंबर हैं उनकी इमेज वन आनी चाहिए, जितने भी इरेशनल नंबर है उनकी इमेज माइनस वन आनी चाहिए। यानी कि मान लो तुमने वन की इमेज निकाली, वन एक रेशनल नंबर होता है, वो कह रहा है अगर वन रेशनल है तो उसकी इमेज वन आएगी। अगर मैं कह रहा हूँ थ्री बाई टू की इमेज निकालो, थ्री बाई टू रेशनल है, उसकी इमेज भी वन आएगी। अगर मैं तुमको कहूँ वन बाई फोर है, रेशनल नंबर है एक, इसकी इमेज भी वन आएगी। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, सबकी सेम इमेज आ रही है। अगर मैं बात करूं रूट टू की, इरेशनल नंबर है, माइनस वन आएगा। अगर मैं पाई की इमेज निकालूंगा तो भी माइनस वन आएगी। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है पर सेम इमेज आ रही है, तो ये भी वन वन नहीं है। फिफ्थ, एफ फ्रॉम नेचुरल से नेचुरल एफ एक्स बोल रहा है तुम्हारा, इफ एक्स इज ओड, ये बताओ क्या ये है वन वन? क्या ये फंक्शन वन वन है? बोलो। है ना? क्या ये फंक्शन वन वन है? अनिल कह रहा है। एक दो एलिमेंट रख के देखो, गौतम भी कह रहा है। फिफ्थ
सारे कह रहे हैं वन वन है। चलो देखते हैं कौन मना कर रहा है। प्रतिभा मना कर रही है, सचिन भी मना कर रहा है। वन की इमेज कितनी आएगी बताओ। वन क्या होता है? वन होता है ओड नंबर। अगर वन ओड है तो उसकी इमेज यहां से निकलेगी। अगर वन ओड है तो यहां रखो, वन प्लस वन बाई टू। वन प्लस वन बाई टू करोगे तो कितना हो जाएगा? टू बाई टू वन हो जाएगा। तो वन की इमेज कितनी आ रही है? वन आ रही है। ठीक है, अब टू क्या है? टू ई वन है। अगर मैं यहाँ पे ई वन नंबर रखूंगा टू बाई टू, वो तो वन ही हो जाएगा। टू बाई टू वन, यानी कि टू की इमेज भी वन आ रही है। यही बात खत्म हो गई, यहीं पे ही बात खत्म हो गई, है ना। हमारी बात तो यहीं खत्म हो गई। वन की इमेज भी वन आ रही है, टू की इमेज भी वन आ रही है, ये बात यहीं खत्म हो गई। आई बात समझ में? सर एक रिप्रेजेंटेशन है, इज इट एनी रिप्रेजेंटेशन रियल और नेचुरल डबल लाइन? हाँ किरण, एक्चुअली क्या है कि डबल लाइन मैं इसलिए लगाता हूं क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ऑथर है ना, कोई भी इंटरनेशनल बुक उठाओगे तुम ग्रेजुएशन के बाद से, तो सबकी स्टैंडर्ड नोटेशन में डबल लाइन होती है। हमारे इंडियन ऑथर डबल लाइन नहीं लगाते हैं। एक्चुअली अगर मान लो कहीं पे रिलेशन आर लिखा है और रियल नंबर भी आर लिखा है, तो पता कैसे लगेगा? पता नहीं लगेगा ना किरण। तो सेट को अलग बनाने के लिए हम एक लाइन को डबल करते हैं हर सेट के अंदर, एक लाइन को डबल करते हैं हर सेट के अंदर। ठीक है, कोई भी इंटरनेशनल बुक उठा के देखना, उसके अंदर एक एक लाइन उसने जो सेट की रिप्रेजेंटेशन है तो उसके अंदर डबल मिलती है तुम्हें। इसलिए मैं डबल करता हूं, मेरे को आदत पड़ गई, अब तुम भी डाल लो। तो ये तुम्हारा क्या नहीं है? वन वन नहीं है। तो इस तरह चेक करने कर लेना। ठीक है, अब दूसरे नंबर का जो रिलेशन आता है वो होता है तुम्हारा मैनी वन, सॉरी फंक्शन। दूसरे टाइप का फंक्शन कौन सा आता है? मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन क्या होता है ये देखो। ठीक है, मैनी वन फंक्शन होता है, देखो मतलब अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि मैनी की इमेज वन आनी चाहिए। मैनी की इमेज क्या आनी चाहिए? वन आना चाहिए। हाँ वो बताऊंगा, नहीं सबर। मैनी की इमेज क्या आनी चाहिए? वन आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। यहां पे क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाएगी। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेज, ये हो जाएगा। अलग अलग एलिमेंट्स तुम्हें मिलेंगे जिनकी इमेज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए। ये तुम्हारा मैनी वन था, ये वन वन नहीं था, ये क्या था तुम्हारा? मैनी वन था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला जो है। तो ये मैनी वन हो गया। जैसे ये था, ये भी मैनी वन था। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हो ये भी मैनी वन है, ये भी क्या है तुम्हारा? मैनी वन है। तो जहां पे डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल जाए वो मैनी वन होगा, है ना। अब है तो बहुत आसान, देखना, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। देखो इसके बाद वो क्या कहता है हमें, यहाँ पे एक बात बोलता है वो कहता है हमें कि भाई आइदर ए फंक्शन इज वन वन, आइदर ए फंक्शन इज वन वन और ऑन टू, बट इट कैन नेवर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बट इट कैन नेवर बी, but it can never be both one one and on two, but it can never be both and none। ये लिख लो, मैं समझा दूंगा क्या लिखा, मैं समझा दूंगा क्या लिखा। इसका सेकंड नेम नहीं होता, इसको मैनी वन ही बोलते हैं सचिन। मैनी वन को मैनी वन ही बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि या तो एक फंक्शन वन वन होगा या एक फंक्शन ऑन टू होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक फंक्शन दोनों हो जाए। दोनों होने का मतलब क्या? वन वन भी और ऑन टू भी। सॉरी, मैंने ऑन टू लिख दिया क्या? अरे यार, ऑन टू नहीं लिखना था, ऑन टू नहीं लिखना था, मैनी वन लिखना था। दिमाग में ऑन टू चल रहा है ना, क्योंकि आगे मेरे को ऑन टू पढ़ाना है। मैनी वन लिखो, सॉरी। ठीक है, मैनी वन। तो मैं क्या कह रहा हूं कि या तो एक फंक्शन वन वन मिलेगा या एक फंक्शन मैनी वन मिलेगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि तुम एक ऐसा फंक्शन ढूंढ के दिखा दो तो या तो दोनों के दोनों वन वन भी हो जाए और मैनी वन भी हो जाए, और ना तुम ऐसा फंक्शन ढूंढ के दिखा सकते मेरे को कि जो ना तो वन वन हो और ना ही ऑन टू हो। यानी कि इस दुनिया का अगर कोई भी फंक्शन है तो वो या तो वन वन होगा और या ऑन टू होगा, और मैनी वन होगा। बार बार ऑन टू निकल रहा है। इस दुनिया का कोई भी फंक्शन होगा तो वो या तो वन वन होगा या फिर वो मैनी वन होगा। एक चीज दोनों, या तो दोनों नहीं हो सकता और दोनों में से कुछ भी ना हो, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि फंक्शन को एक साइड चुननी ही पड़ेगी और सिर्फ एक ही साइड चुननी पड़ेगी। यानी कि ऐसे खेल में उसको फंसा दिया कि वो वहां से बाहर जा भी नहीं सकता और दोनों का सपोर्ट कर भी नहीं सकता। उसको एक पक्ष को चुनना ही पड़ेगा, ना तो दोनों को चुन सकता और ना दोनों को छोड़ सकता। समझ में आ गई होगी बात, जहां तक मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन होती है फंक्शंस के साथ कि या तो वन वन होगा या मैनी वन होगा, और उसको एक चॉइस बनानी ही पड़ेगी। ना तो दोनों तरफ हो सकता, ना वो किसी भी तरफ नहीं हो सकता। वो बताएंगे कविता, अभी वो कैलकुलस में करेंगे डिस्कशन। अब इस प्रॉपर्टी का यूज क्या है? इस प्रॉपर्टी का बहुत इंपॉर्टेंट यूज भी है, ऐसे ही नहीं है ये प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चीज आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी, काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शंस को काउंट करना है। वन वन फंक्शंस को क्या करना है? काउंट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। हाँ बिल्कुल नीचू, काउंटिंग ऑफ वन वन फंक्शन। तो वन वन फंक्शन को काउंट करने के दो केस बनते हैं। ठीक है, पहला केस तो बनता है क्या
अगर ए के अंदर पहले वाला जो सेट है ना उसके अंदर एलिमेंट्स कम हो दूसरे वाले से, यही केस बनेगा। वन वन अगर हमें फंक्शंस को काउंट करना है, वन वन फंक्शंस को काउंट करना है, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो पहले वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट होंगे, या फिर पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे या बराबर एलिमेंट होंगे दूसरे वाले से। एक काम करो, वहां पे इसको डिस्कस कर लो पहले, ठीक है। n इज ग्रेटर देन b, ठीक है, n ऑफ a इज ग्रेटर देन n ऑफ b, और यहां ले लो n ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू, ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो। या तो पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और दूसरे वाले सेट के अंदर कम होंगे, या फिर पहले वाले सेट के अंदर कम होंगे या बराबर होंगे, ठीक है। देखो अब इस बात को समझते हैं पहले, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे मान लो a सेट है, यहां पे मान लो b सेट है, 1 2 3 4 5, यहां है 1 2 3, मान लो तीन ही एलिमेंट है। तो ये हमारा इस तरीके का एग्जांपल बन गया, जहां पे पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट और दूसरे वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट्स हैं। अब वन वन फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, चलो वन वन फंक्शन बनाओ। वन को किसी भी एक पे मैप करा दो जहां तुम्हारा मन करे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वन को मान लो मैंने टू पे मैप करा दिया, तुम्हारा जैसे मन करे। अब टू को जब मैप कराने जाओगे तो हमें तो वन वन बनाना है फंक्शन को, हमें तो फंक्शन को क्या बनाना है, वन वन बनाना है, ठीक है। तो टू जो है वो टू पे तो जा नहीं सकता क्योंकि मैनी वन बन जाएगा। तो टू के पास कितनी चॉइस बची, या तो एक बचा या तीन बचा, या तो एक बचा या फिर तीन बचा, नहीं वो बताऊंगा निधि, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो टू को भी इन दोनों में से किसी पे भी मैप करा दो, मान लो टू को थ्री पे मैप करा दिया, वन पे करा दिया, जिस पे तुम्हारा मन मैप करे। अब थ्री के पास सिर्फ एक चॉइस बची, थ्री को ले गया मैं वन पे। अब आगे फोर और फाइव की बात करो, अगर फोर को तुम किसी पे मैप कराओगे तो मैनी वन बन जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो फिर ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। तो फिर अगर इन फोर और फाइव को कहीं पे मैप ही नहीं कराया फिर तो फंक्शन ही नहीं बनेगा, और अगर अब मैप कराया किसी पे तो फिर ये मैनी वन बन जाएगा। तो क्या यहाँ पे कोई वन वन फंक्शन दिख सकता है तुम्हें? क्या यहाँ पे तुम्हें वन वन फंक्शन दिख सकता है? नहीं दिख सकता। जब भी पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं और बाद वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट्स होते हैं, तो इस केस में हेयर, तो व्हेन, ये इंपॉर्टेंट है रिजल्ट बहुत। जब पहले वाले सेट के अंदर ज्यादा एलिमेंट और बाद वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट्स हो, तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हो जाएंगे तुम्हारे जीरो, एक भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल डोली। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तुमने क्या बोला है यहाँ पे, मेरे को बताओ टोटल फंक्शंस कितने हैं इस वाले केस के अंदर, मुझे बताओ टोटल फंक्शंस कितने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो केस बनाया है ए से बी का, इसके अंदर टोटल फंक्शंस कितने होंगे, जल्दी 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 तुरंत। बाद वाले की पावर में पहले वाला, तो बाद वाले की पावर में जब पहले वाला करोगे तो 3 हो जाएंगे, यानी कि 243 हो जाएंगे, ये बोल सकते हैं। और तुमने पीछे क्या बोला था, इसको मैं अगले ही पेज पे डिस्कस कर लूंगा। टोटल फंक्शंस कितने बनेंगे हमारे, 3 यानी कि 243। और अभी अभी तुमने बोला है पीछे कि या तो हर एक फंक्शन वन, या तो एक फंक्शन वन वन हो सकता है या फिर एक फंक्शन मैनी वन हो सकता है। तो टोटल फंक्शन थे 243, उनके अंदर से एक भी फंक्शन वन वन नहीं है। तो अगर मैं तुमसे टोटल मैनी वन फंक्शंस पूछूंगा तो कितने होंगे भाई, टोटल मैनी वन फंक्शंस कितने होंगे बताओ। टोटल फंक्शंस तो 243 हैं, उनमें से एक भी वन वन नहीं है, इसका मतलब सारे के सारे मैनी वन है। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे मैनी वन है। तो 243 माइनस 0, 243 के 243 सारे के सारे मैनी वन फंक्शंस। क्लियर हो गई बात? इस चीज को सब डिस्कस करना भूल जाते हैं या फिर थोड़ा सा घबरा जाते हैं। वन वन तक तो फिर भी पढ़ा देंगे तुम्हें लगभग हर जगह पे, पर मैनी वन का डिस्कशन करने से थोड़ा हिचकिचाते हैं सब, क्योंकि वो प्रॉपर्टी समझ में आनी जरूरी है कि या तो एक वन वन होगा या मैनी वन होगा। तो अगर वन वन नहीं है कोई भी फंक्शन तो फिर सारे के सारे मैनी वन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनी वन फंक्शंस को काउंट करना हो किसी भी केस में, मैनी वन फंक्शंस कितने होंगे, मैनी वन फंक्शन होंगे n की पावर m माइनस में वन वन फंक्शन। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, बस टोटल में से वन वन को घटा दो तो मैनी वन बच जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया यहाँ पे एक और। अच्छा यानी कि अगर ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो फिर फंक्शन वन वन हो ही नहीं सकता। तो फिर वन वन होने का, ये निधि पूछे 3 की पावर 5 कैसे आया, सबसे पहले यही तो पढ़ाया था निधि, टोटल फंक्शन निकालने ही सिखाए थे सबसे पहले, कहां ध्यान था। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, फिर वन वन फंक्शन बनेगा ही नहीं ना संजीव, वही बोल रहा हूँ। तो ये फंक्शन ही नहीं बना, हम वन वन बनाने की कोशिश कर रहे थे, वन वन बनाने की कोशिश कर रहे थे तो वन वन नहीं बना ये, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तुम सब कुछ पढ़ाना बच्चों को। तो ये तो हो गया पहला केस, यानी कि अगर वन वन फंक्शन होने चाहिए, अगर वन वन फंक्शन होने चाहिए तो हमारे पास क्या चीज होगी, ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो या तो कम हो या बराबर हो, ज्यादा नहीं होने चाहिए। या तो ए के अंदर एलिमेंट्स कम हो या फिर बराबर भी हो तो बन जाएंगे। इसलिए मैंने वहां पे इक्वालिटी को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे वन वन फंक्शन। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेट करना सिखाता हूँ, फिर इसका मैं एक तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता दूंगा, ठीक है। पहले बार काउंट करना सीख लो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बता देंगे। जैसे कि मान लो मैं यहाँ कह रहा हूँ 1 2 3 4, यहाँ कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, मान लो ये यहाँ पे मैं वन वन फंक्शन को काउंट कराऊंगा। हाँ नीचे उस केस में जीरो ही होंगे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट केस में जीरो ही होंगे नीचे, वही समझा रहा था। अब बनाने की कोशिश करते हैं, बताओ वन जो है उसके पास कितनी चॉइसेस हैं यहाँ पे मैप होने की। वन के पास भी, टू के पास भी, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के, किसी के पास भी जा सकता है। तो वन के पास चॉइस है 6, यहाँ पे चॉइस ही काउंट करनी है बस तुम्हें। तो वन के पास 6 चॉइस है, हाँ
तो 1 को किसी भी एक पे ले जाओ, मान लो 1 को तुम 5 पे ले गए, ठीक है। अरे भाई तो मैंने 1 ही बनाए हैं सारे के सारे। संजीव कैसे कैसे डाउट पूछ रहा है संजीव, पता नहीं। यहाँ पे जितने भी फंक्शन बना रहा हूँ वो मैंने 1 ही बना रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ कि सारे के सारे 243 मैंने 1 ही बनाऊंगा मैं। एक सिर्फ एक पिक्चर बना के छोड़ दिया, आगे कंप्लीट करो इसको अलग अलग तरीके से, आगे इसको अलग अलग तरीके से जितने तरीकों से कंप्लीट करोगे यही बनेंगे। तो 1 के पास कितनी चॉइस, 6। अब 2 जो है इस पे तो जाएगा नहीं क्योंकि हम 1 1 काउंट कर रहे हैं, 2 तो जो है इसके पास जाएगा नहीं, तो 1 1 काउंट कर रहे हैं। तो 2 के पास कितनी बची, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 के पास मान लो 5 चॉइस बची, तो 2 की हमने 5 चॉइस लिख ली। फिर 3 के पास कितनी चॉइस रह गई, 1 2 3 4, किसी भी एक पे चला जाएगा 3, तो 3 के पास चॉइस रह गई 4। परम्यूटेशंस का यूज कर रहे हैं, है ना। और 6 के पास, सॉरी जो 4 है उसके पास कितनी चॉइस रह गई, 1 2 और एक 3, ठीक है। तो 4 के पास कितनी चॉइस चली जाएगी, 4, मान लो 4 4 पे चला गया, तो 4 के पास चॉइस रह गई 3। ये तुम्हारे आ गए टोटल 1 1 फंक्शंस। ये क्या आ गए तुम्हारे टोटल 1 1 फंक्शंस आ गए, ठीक है। कितने हो गए टोटल 1 1 फंक्शंस, 12 और ये हो गया 30, यानी कि 360 टोटल 1 1 फंक्शन बनेंगे। टोटल 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे, 360। इस तरीके से काउंट करना है, आगे बात समझ में। और अगर दोनों में बराबर होते बाई चांस, 1 2 3 4 ए बी सी डी, यहां पे हम काउंट करना अगर चाहें तो देखो, तो 1 के पास कितनी चॉइस, 1 के पास 4 चॉइस, किसी भी एक पे चला जाएगा। फिर 2 के पास कितनी चॉइस बची, 1 2 3, ठीक है। 2 के पास 3 चॉइस बच गई। 3 के पास कितनी चॉइस बची, 2 बची, 3 को ए पे ले गए। और 4 के पास कितनी चॉइस बची, 1, तो 4 को 1 पे ले गए, हो जाएगा 24 24। इस तरह काउंट हो जाएगा। अब इसका एक सीधा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला देख लो। टोटल व्हेन n ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n ऑफ b, ठीक है। इस केस के अंदर ना जब दोनों बराबर होंगे, इस केस के अंदर हमेशा n फैक्टोरियल बनेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 4 थे तो 4 फैक्टोरियल बन गया, है ना। 4 और 4 थे तो 4 फैक्टोरियल बन गया। अगर दोनों में 5 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 6 6 है तो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। बिल्कुल गौतम। तो n ऑफ a अगर लेस देन इक्वल टू है n ऑफ b, हाँ बिल्कुल अनिल। अगर यहाँ पे तुम्हें मैनी वन निकालने हैं, मैनी वन निकालने का क्या तरीका है, 6 की पावर 4 तो टोटल होंगे, 6 रेज टू द पावर जो होंगे वो टोटल होंगे 1296, 1296 टोटल होंगे, 1 1 आ गए 360, जो घटा दोगे वो बच जाएंगे मैनी वन, ठीक है। यहाँ लो कहता है अगर n ऑफ a इज लेस देन इक्वल टू n ऑफ b है, यहाँ पे मैं a को तो a के अंदर तो m एलिमेंट्स बोल रहा हूँ और b के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ, n एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला भी अगर डायरेक्ट याद करना चाहो, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस और npm कितने होंगे, npm होंगे। यानी कि npm को हम कैसे सोल्व करते थे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल, इस तरीके से सोल्व करते थे, ठीक है। n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस m फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जैसे यहाँ पे अगर ये सब नहीं करना होता तो मैं सीधा क्या निकाल देता, 6p4। यहाँ पे मैं सीधा क्या निकाल देता, 6p4। तो ऊपर तो हो जाता 6 फैक्टोरियल, नीचे हो जाता 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होगा 720 और 2 फैक्टोरियल कितना होगा 2, तो 360 ही आ रहा है। तो सीधा भी आ जाता ना, सीधा भी आ जाता, मैंने काउंट करने सिखा दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके सीधा भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एक केस बन जाता है व्हेन m इज इक्वल टू m एंड m इज इक्वल टू n। जब दोनों सेट्स के अंदर इक्वल एलिमेंट्स बनेंगे तो कितना हो जाएगा, ये npn ही हो जाएगा, दोनों में सेम हो जाएंगे npn, यानी कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल अपॉन में कितना होगा, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है तुम्हारा 1, n फैक्टोरियल बच जाएगा। तो मैं अभी पीछे बता रहा था कि टोटल कितने होते हैं, n फैक्टोरियल्स होते हैं। ये सारी की सारी कहानी हो गई 1 1 और मैनी वन की। क्लियर हो गई कि नहीं होगी, जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर हो गई सभी की या नहीं हुई। बोलो भाई। क्लियर है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टाइप पे। तीसरे टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये मैं फैक्टोरियल्स में समझाऊंगा, ठीक है निधि। चलो हाँ कोशिश करेंगे, अगर निधि ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ फंक्शन जब खत्म हो जाएगा, 1 ऑन टू के बाद इन टू और बताऊंगा, फिर उनको काउंट कराऊंगा, जितनी देर में खत्म हो जाएगा तभी क्लास ओवर कर लेंगे, ठीक है। हाँ यहाँ ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। अब देखो 1 1 और जो मैनी वन वाली प्रॉपर्टी थी वो सामने वाले सेट के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी थी। जब हम 1 1 और मैनी वन बात कर रहे थे तो 1 1 और मैनी वन में हम सामने वाले सेट के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, भाई हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए, हर एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो जो 1 1 मैनी वन प्रॉपर्टी है वो सामने वाले सेट की होती है। सिमिलरली जो तुम्हारी ऑन टू और इनटू प्रॉपर्टी होती है वो पीछे वाले सेट की होती है। वो किसकी होती है, पीछे वाले सेट की। यहाँ के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ये। तो देखो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शंस में मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी, समझना इस बात को, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए, मस्ट हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन, ऐसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अनिल इसकी भी बात करें। कह रहा है कि बाद वाले सेट का हर एलिमेंट, पहली बात तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि एवरी की बात कर रहा है कि बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट जो है उसकी कम से कम एक प्री इमेज हो, उसकी कम से कम क्या हो, एक प्री इमेज हो। यानी कि बाद वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, कोई भी छूटे ना, ऐसा ना हो कि कोई भी रिलेट नहीं कर रहा है, बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट करे, ये बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोल देंगे कि फंक्शन क्या है हमारा, ऑन टू है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेट कर रहा है, बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट अगर रिलेट कर रहा है, तो अगर मैं इसकी रेंज निकालूंगा, अगर मैं इसका रेंज का सेट निकालूंगा, तो क्या वो पूरा का पूरा बी सेट ही नहीं बन जाएगा? क्योंकि हर एलिमेंट रिलेट किया है, हम यही बोल रहे हैं कि बाद वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेट करना चाहिए, तो बाद वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेट कर रहा है तो रेंज बी हो जाएगी, आया ना। और बी क्या होता है तुम्हारा, कोडोमेन का सेट होता है, बाद वाले सेट को ही हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन का सेट बोलता है। तो ऑन टू फंक्शन की एक डेफिनेशन और भी बन जाती है, या फिर और हम क्या कह सकते हैं, ऐसे फंक्शंस जिनमें रेंज वाला जो सेट है ना वो पूरा का पूरा कोडोमेन का सेट बन जाए, रेंज वाला जो सेट है वो पूरा का पूरा क्या बन जाए, कोडोमेन वाला सेट बन जाए। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं तुम्हें, तुम बताना मुझे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने फंक्शन डिफाइन किया है नेचुरल से नेचुरल में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। क्या ये फंक्शन ऑन टू है, बताओ, थोड़ा क्विक करो, जितना जल्दी करोगे, अगर 8:30 बजे तक निपटा दिया तो 8:30 बजे हम खत्म कर देंगे क्लास को, 1.5 घंटे की हो जाएगी। बोलो, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? क्या बाद वाले सेट का हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज निकल रही है, उसकी प्री इमेज निकल रही है? अनिल कह रहा है, थोड़ा सा चेक कर लो, अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो किसकी नहीं मिल रही? अगर नहीं है तो किसकी प्री इमेज नहीं है, ये बताओ। नॉट ऑन टू, आधे बोल रहे नहीं है, आधे बोल रहे हैं है। तो यहां पे सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इधर सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और इधर भी सारे के सारे नेचुरल नंबर ही हैं, ठीक है। वन की इमेज कितनी आएगी, वन की इमेज आएगी टू, टू की इमेज आएगी थ्री, थ्री की इमेज आएगी फोर, फोर की इमेज आएगी फाइव। कौन रह गया भाई? ये वन तो छोड़ के चले गए तुम, इसकी प्री इमेज क्या कभी आएगी? इसकी प्री इमेज तो तब आती जब यहां जीरो होता, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है। एक एलिमेंट ऐसा दिख गया जिसकी प्री इमेज नहीं दिखी, तो ये ऑन टू नहीं है, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर सेकंड वाला मैंने होल नंबर बना दिया, मैंने होल नंबर बना दिया, तो अब यहां पे जीरो और जुड़ गया। अब दूसरे वाले केस में यहां जीरो और आ गया, तो जीरो ने वन पे बात कर दी, तो ये जीरो पे, जीरो की वन आ गई, वन की टू आ गई, टू की थ्री आ गई। यहां पे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं छूटेगा जिसकी प्री इमेज ना मिले, सबकी मिलेगी। यानी कि ये वाला फंक्शन, अच्छा ये फंक्शन वन वन भी है, ये वाला फंक्शन वन वन भी है, और ये वाला फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन वन वन ऑन टू है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वन वन वाली भी और ऑन टू वाली भी। क्लियर होगी बात? थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीजर से इंटीजर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या नेचुरल से नेचुरल ही रख लो। बताओ क्या ये फंक्शन ऑन टू है? बिल्कुल अनिल, क्या ये फंक्शन ऑन टू है? थर्ड वाला। कर रहा है अनिल, देखो यहां पे फिर से सारे नेचुरल नंबर है, यहां पे भी सारे के सारे नेचुरल नंबर है, ठीक है। वन की इमेज वन आएगी, टू की इमेज फोर आएगी, थ्री की इमेज नाइन आएगी, तो ये बीच वाले इनकी प्री इमेज कहां गई भाई? पांच छह सात, इनकी तो प्री इमेज मिली ही नहीं, है ना, तो ये भी ऑन टू नहीं है। फोर्थ, रियल से रियल में एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, क्या इसकी प्री इमेज? बिल्कुल जी, सॉरी डोली, नाम क्यों चेंज कर लिया भाई अपना? नाम चेंज करके आ जाते हैं, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। यही तो पढ़ा रहा हूँ प्रतिभा, इतनी देर से मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रतिभा पूछ रही है सर वन वन और ऑन टू में डिफरेंस क्या है, और क्या पढ़ा है? ये तो वो बात हो गई सर, कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो आप पूरा पढ़ने के बाद? क्यों नहीं है? रियल से रियल में है, एक समस्या आएगी बस, क्या ये फंक्शन है? पहली बात बताओ, क्या ये फंक्शन है? रियल के अंदर सारे आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट डेसिमल सब आ गए। क्या नेगेटिव रियल नंबर्स जो होंगे, नेगेटिव वाले रियल नंबर होंगे और पॉजिटिव वाले रियल नंबर होंगे, बीच में जीरो भी होगा, इन नेगेटिव की तुम इमेज निकाल पाओगे? क्या इन नेगेटिव की इमेज निकाल पाओगे क्या तुम? ऑन टू तो छोड़ो, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? क्या ये फंक्शन डिफाइंड है?
ये फंक्शन ही नहीं है भाई, नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ही गलत डिफाइंड है। हर एलिमेंट की इमेज ही नहीं है, हर एलिमेंट की इमेज ही नहीं बन रही है। -1 की इमेज निकालोगे तो निकालेगा ही नहीं, -2 की इमेज निकालोगे तो निकालेगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल सचिन, है ना? नहीं नहीं, तो इमेजनरी लोगे कैसे? इमेजनरी तो तब लोगे ना जब कोडोमेन में इमेजनरी होगा। कोडोमेन का सेट उसने रियल्स का डिफाइन किया हुआ है ना? तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स लोगे कैसे? अगर कॉम्प्लेक्स ले लेता तो डिफाइन हो जाता। फिफ्थ, रियल से रियल पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया था पीछे, x1 if x belongs to rational, -1 if x belongs to irrational। बताओ क्या ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन है? क्या ये तुम्हारा ऑन टू फंक्शन है? देखो मैं जितनी आसान भाषा में, जितने आसान तरीके से बहुत बार पढ़ा चुका हूं, वो रिफाइन हो के तुम्हारे पास आ रहा है। इससे इजी वर्ड्स में मुझे नहीं लगता समझ पाओगे तुम, है ना? ऑन टू में दोनों सेट्स में इक्वल एलिमेंट, नहीं वो भी समझेंगे अभी डोली। अच्छा फिर ठीक है डोली, बताओ क्या ये ऑन टू है? निहारिका कह रहा है, निहारिका कह रही है यहां पे रियल, यहां पे रियल, ठीक है। तो अगर मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी रेशनल्स हैं और जितने भी इसके अंदर इरेशनल्स हैं, यहां पे भी सारे के सारे नंबर हैं, एक तो 1 है और एक -1 है। जितने भी रेशनल है वो सारे तो जाएंगे 1 पे, जितने भी रेशनल है वो सारे जाएंगे -1 पे। अरे भाई रियल के अंदर क्या और कोई नंबर ही नहीं है? 1 और -1 को छोड़ के क्या रियल के अंदर कोई नंबर ही नहीं है? सारा रियल नंबर का सेट पड़ा है भाई, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 0 भी है, -1.2 भी है, सारे रियल नंबर। इनकी प्रीमेज कौन सी है? क्या इनकी कोई प्रीमेज है? इनकी कोई प्रीमेज नहीं है। तो ये फंक्शन भी तुम्हारा ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहां पे प्रीमेज सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स की है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रीमेज किन एलिमेंट्स के? 2 एलिमेंट्स के, और बाकी इनफाइनाइट रियल नंबर्स की प्रीमेज ही नहीं है। समझ आ रही है बात? चलो तो मेरे को उम्मीद है समझ आ गई होगी बात। फोर्थ टाइप क्या कहता है? इनटू फंक्शंस। ऑन टू के बाद लास्ट टाइप आती है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है? जो ये ना हो, मतलब यहां से अगर कोई भी छूट जाए, जो 1 1 ना हो वो, सॉरी जो ऑन टू ना हो वो इनटू हो जाएगा। जैसे जो 1 1 नहीं था वो मैनी 1 था, जो ऑन टू नहीं है वो इनटू हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। तो हम क्या कह देंगे कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट इन सेट बी हैज नो प्रीमेज। कह रहा है कि बाद वाले सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, बाद वाले सेट के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्रीमेज ही नहीं है, तो फिर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। बाद वाले सेट के अंदर अगर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी प्रीमेज नहीं है, तो फिर वो इनटू हो जाएगा, है ना? यानी कि जो ऑन टू नहीं था वो इनटू हो जाएगा। सीधी सी बात ये है। जैसे कि ये फंक्शन था, इसमें 1 और -1 की थी, बाकियों की नहीं थी, तो ये फंक्शन क्या है? ये इनटू फंक्शन है। ये तो फंक्शन ही नहीं है ना? पीछे ये वाला फंक्शन जो था ये भी क्या था? ये इनटू फंक्शन था। ये भी फंक्शन क्या था? इनटू फंक्शन था। समझ आ गई बात? और यहां भी वही बात सेटिस्फाई करती है कि एवरी फंक्शन क्या बोल रहा है? एवरी फंक्शन हैज टू बी every function has to be either onto or into. It can never be both. It can never be both or none. It can never be both or none. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम ऐसा फंक्शन ढूंढ दो जो ऑन टू भी हो और इनटू भी हो, और तुम ऐसा फंक्शन भी नहीं ढूंढ सकते जो ना तो ऑन टू हो और ना ही इनटू हो, है ना? फंक्शन अगर हुआ तो एक का पक्ष उसको लेना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकता कि वो किसी का भी ना ले। क्या ये बात क्लियर हो गई अच्छे से? हाँ बिल्कुल ठीक है। नहीं थी। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं, इनको काउंट करने की बात पे। काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। और ये इतनी आसान नहीं है, ठीक है? इसकी काउंटिंग इतनी आसान नहीं है। जितनी आसानी से हमने 1 1 को काउंट कर लिया, जितनी आसानी से हमने 1 1 की काउंटिंग समझ ली, इसका इतना इजी नहीं है। अरे भाई मोनिका ये फंक्शन तो है, इस फंक्शन में क्या दिक्कत है? खुद से तुम कुछ भी चेंज कर देते हो। ये फंक्शन क्यों नहीं है मोनिका? इसमें क्या समस्या है? खुद से चेंज कर रहे हो। मैंने इसको बताया कि ये मैनी 1 है, जब भी तो फंक्शन था। अब ये फंक्शन क्यों नहीं है? ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने एक चीज देखी, तुम बहुत अनकंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। अभी तक मैं तीसरा बैच पढ़ा रहा हूँ टीचिंग का, टीचिंग एग्जाम वाला, पर तुम्हारे अंदर सबसे कम कंसंट्रेशन फील हो रहा है मुझे। अजीब अजीब डाउट आ रहे हैं एकदम, जिनका कोई सिर पैर नहीं है। अब मोनिका बोल रही है कि सर ये तो फंक्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? इतनी देर से तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। काउंटिंग ऑफ इन ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस को काउंट करना है, पर ये इतना इजी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ, पहला केस लेते हैं, जो एक केस हम समझ सकते हैं आसानी से, उसको समझ सकते हैं, उसको तो समझ ही सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर ए के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स हैं, नहीं वहां पे हमने लिए थे ज्यादा वाले, यहाँ अगर ए के अंदर कम एलिमेंट्स हैं बी से, पहले ये केस लो। अगर ए के अंदर क्या है? कम एलिमेंट्स हैं बी से, तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ए सेट है,
यहाँ पे बी सेट है, ठीक है। तो 1 2 3 4, जब 1 2 3 छोटा ही बना लो, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ठीक है। डोली ये वाला देखो 1 2 3 जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, यहाँ बना के देखते हैं, ठीक है। चलो हमें ऑन टू बनाना है तो पीछे से मैप करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा ये अजीब काम है, तभी बोल रहा हूं कि ये काउंट करने इतने इजी नहीं है, क्योंकि पीछे से मैप कराना सही नहीं माना जाता। मैप हमेशा इधर से इधर ही होता है। अब हम उल्टी मैपिंग कर रहे हैं इसलिए थोड़ी समस्या आएगी। अब तुम्हें, या फिर सीधी समझ लो, तुम्हें ऐसी मैपिंग करनी है कि बाद वाले सेट का हर एलिमेंट रिलेट कर जाए। क्या कर पाओगे सोचो। चलो तुमने 3 एलिमेंट्स को ले दिया, इन पे 3 एलिमेंट्स को ले गए तुम, इतना तो तुमने काम कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, 3 को और 5 को रिलेट कराना है। अगर 3 मान लो इनमें से किसी के साथ भी रिलेट करे, 3 जो है इनमें से अगर किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिलेट करे, मान लो 3 यहां पे रिलेट कर गया, क्या ये चीज सही है? फिर अगर 3 को मैंने 1 से रिलेट करा दिया, क्या ऐसा हो सकता है? क्या एक फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट्स की 2 इमेज हो सकती हैं? बताओ, क्या एक फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट्स की 2 इमेज हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहां पे फंक्शन की दूसरी वाली प्रॉपर्टी गड़बड़ कर जाएगी। 1 1 के अंदर क्या गड़बड़ करके गई थी? 1 1 के अंदर गड़बड़ करके गई थी कि हर एलिमेंट नहीं मैप हो पा रहा था। यहां पे यूनिकनेस वाली दिक्कत हो रही है। हर एलिमेंट तो मैप कर रहा है पर फंक्शन की यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी ने गड़बड़ कर दिया, तो यहां फंक्शन ही नहीं बन रहा। फिर इसका मतलब यहां पे तुम्हारे कोई भी तुम्हें ऑन टू फंक्शन मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहां पे इस केस में हम क्या कहते हैं कि व्हेन n of a is greater than n of b, या लेस देन n of b, then total on to functions, टोटल ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे? 0 होंगे। तो इसका मतलब सारे के सारे फंक्शंस क्या है? सारे के सारे फंक्शंस क्या है? इनटू है। इनटू फंक्शंस क्या हो जाएंगे? टोटल माइनस ऑन टू, वो क्या बचेंगे तुम्हारे? इनटू ही बचेंगे, ठीक है। तो टोटल कितने हैं तुम्हारे? 5 की पावर 3 और ऑन टू है 0। तो यानी कि जितने भी 125 के 125 फंक्शन है वो सारे के सारे इनटू हैं। बिल्कुल निशु, सारे के सारे इनटू मिलेंगे। अब दूसरा केस आता है, यानी कि हमारे पास ऑन टू फंक्शन मिलेंगे कब? जब ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर या तो ज्यादा हो या बराबर हो। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑन टू फंक्शन तब मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब यहां पे काउंट कर ही नहीं पाओगे तुम। जिस तरह अभी मैंने काउंट करना सिखाया था, यहां पे काउंट नहीं हो पाता। और ये इसका एक्सेप्शन केस मान लो, या सबसे इंपॉर्टेंट केस मान लो, या सबसे मुश्किल केस मान लो, सारी बातें सेम है, ठीक है। इसको सीधा काउंट नहीं कर सकते, इसको काउंट करने का टेढ़ा ही तरीका है, ठीक है। जब भी एन ऑफ ए के अंदर ये क्वेश्चन आएगा, ये तुम्हें फंसाने के लिए ही आएगा ये क्वेश्चन, ये मान के चलो, ठीक है। ये तुम्हें फंसाने के लिए ही आएगा, ये क्वेश्चन इजी नहीं पड़ेगा। मेरे को तो लगता है पूछेगा भी नहीं, ये वाला केस पूछेगा भी नहीं। ये तो पीजीटी के अंदर फिर भी पूछ सकता है, टीजीटी के अंदर में भी ना पूछे, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बोलूं ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं? पहले इनटू फंक्शंस काउंट करते हैं। देखो यही इसके अंदर अजीब बात है, यहां पे हम इनटू फंक्शंस को काउंट करते हैं, और जिसका एक फॉर्मूला होता है वो रटना पड़ेगा तुम्हें। जब भी पहले वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट होंगे तब तो मना ही कर दो कि ऑन टू हो ही नहीं सकते। अगर पहले वाले सेट के अंदर कम एलिमेंट है तो मना ही कर दो, ऑन टू 0 होंगे। अगर बराबर है या फिर ज्यादा है तो हम ऑन टू फंक्शंस को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे काउंट होंगे, उसके लिए पहले हमें इनटू फंक्शंस काउंट करने पड़ेंगे। और इनटू फंक्शंस को काउंट करने का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से देख लो। इसको पकड़ लो, बाद वाली बात को। बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, हाँ इक्वल वाले में n फैक्टोरियल बनेंगे, वो मैं डिस्कस करूंगा अनिल, 1 मिनट। यहां पे मान लो मैं क्या कह रहा हूं, n है, ठीक है। तो इस n को पकड़ लो, बाद वाले जो ज्यादा वाले ना उसको पकड़ लो। तो पहले लिखो NC1, लिख दिया NC1। और मैं ये बता दूं तुम्हें NCR अगर किसी को नहीं पता है तो वो यूज होगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में r फैक्टोरियल, ये होता है। तो NC1 यहां पे होगा फिर n माइनस 1, ये जो n और NC1 में था ना, इसमें से घटा दो, n माइनस 1 कर दो, तो NC1 इंटू n माइनस 1, और इसकी पावर में जो ये m दिख रहा है पहले वाला, ये पहुंचा दो। फिर NC2, यहां पे क्या हो जाएगा? n माइनस 2, इसकी पावर m हो जाएगी बीच में। अच्छा, फिर आएगा NC3, n माइनस 3 की पावर m हो जाएगा। सेम चलेगा, एक बार समझ लोगे तो आसान, पर साइन चलेंगे अल्टरनेट, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। हाँ ये रटना पड़ेगा, सीधी बात ये है। माइनस में NC4, n माइनस 4 की पावर m, कहीं ना कहीं जाके जब n माइनस n आएगा तो ये अपने आप 0 बन जाएगा। जैसे ही n माइनस n आएगा ये अपने आप 0 बन जाएगा, खत्म हो जाएगा, चलता नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा ये फॉर्मूला अपने आप, ठीक है। अब जैसे ही तुम इस फॉर्मूले से इनटू फंक्शन निकाल लोगे तो ऑन टू कितने हो जाएंगे? फिर ऑन टू निकालने आसान है, टोटल माइनस में इनटू, ये फॉर्मूला तुम लगा देना, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। लिख लिया, नोट कर लिया? एक क्वेश्चन करेंगे फिर, ताकि बात बने हमारी, ठीक है। तो मान लो मैं कह रहा हूं कि ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 4 एलिमेंट है। आसान यही पड़ेगा, यही ले लेना। ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर कितने हैं? 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये करते हैं, तो तुम्हें बाद वाले को पकड़ लेना है। बाद वाले को पकड़ लो, तो पहले क्या निकालो? इनटू फंक्शंस निकालो। पहले क्या निकालो? इनटू फंक्शंस निकालो।
उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया, पहले वाले में ज्यादा लेने थे, हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी। इसके अंदर तो जीरो बनेंगे, इसके अंदर तो जीरो बनेंगे, है ना, उल्टा लिख दिया, सॉरी। अगर पहले वाले में कम होंगे फिर तो जीरो ही हो जाएंगे ना। ये वाला लो, तो बाद वाले को पकड़ लो, तो बाद वाले को पकड़ा तो 3C1, फिर हो जाएगा 3 - 1, इसकी पावर में आ जाएगा 4, फिर 3C2, 3 - 2 की पावर में भी आ जाएगा 4, फिर 3C3, यहां पे हो गया 3 - 3, ये लो ये जीरो बन गया। ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये वाली चीज जीरो हो गई ना, तो रुक जाओ बस, तो माइनस और प्लस ये हो जाएगा। 3C1 कितना होता है? 3 होता है, मैंने फॉर्मूला लगाया तो उससे निकाल के देख लेना। 3C1 कितना होता है? 3, और 3 - 1 कितना होगा? 2, 2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी? 16, माइनस में 3C2, 3C2 भी 3 होता है, और 3 - 2 कितना बनेगा? 1 बनेगा, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 ही आएगा, ये तो जीरो हो गया, ठीक है। तो इनटू कितने आ गए? 48 - 3, वो आ गए 45, वो आ गए 45। और टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल बाद वाले की पावर में पहले वाले 3 की पावर 4, टोटल होंगे 81, टोटल होंगे 81। तो ऑन टू कितने बच गए? फिर ऑन टू बच गए तुम्हारे 81 माइनस का 45, तो 36 ऑन टू फंक्शंस मिलेंगे हमें। बोलो समझ में आ गया कैसे लगाना है फॉर्मूला? पहले वाले के अंदर अगर कम है तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब एक लास्ट छोटी सी चीज बचती है, एक एग्जांपल खुद से बना के देख लेना, यहाँ पे 3 ले लेना, यहाँ पे 2 ले लेना, एक एग्जांपल खुद से बना के देख लेना, ठीक है। एक लास्ट चीज बचती है, बाइजेक्टिव फंक्शन। लास्ट चीज बचती है बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था, वैसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो 1 1 भी होता है और प्लस में ऑन टू भी होता है। जैसे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था? रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, वैसे ही बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? 1 1 प्लस ऑन टू, यानी कि इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। जो फंक्शन इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो उसको हम क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, बाइजेक्टिव बोल देते हैं। अब इसको काउंट कैसे करते हैं? काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पहले वाले के अंदर कम एलिमेंट हुए तो वो ऑन टू नहीं होगा, अगर पहले वाले के अंदर ज्यादा एलिमेंट हुए तो वो 1 1 नहीं होगा। तो अगर ए के अंदर और बी के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो क्या कभी बाइजेक्टिव बनेगा? क्योंकि देखो अगर अलग अलग है तो या तो पहले वाले में कम होंगे या पहले वाले में ज्यादा होंगे। अगर दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो या तो पहले वाले में कम होंगे या पहले वाले में ज्यादा होंगे। पहले वाले में अगर कम है तो वो ऑन टू नहीं होगा, और पहले वाले में अगर ज्यादा है तो वो इन टू नहीं होगा। तो अगर दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो यहां पे हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस मिलेंगे तुम्हें 0। यहां पे हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे। समझ आ रही बात? अगर दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और अगर दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स हैं तो हम बाइजेक्टिव फंक्शंस, तो हम क्या कर सकते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात कर सकते हैं। उस केस में जितने 1 1 होंगे वो ही सारे ऑन टू होंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो जितने 1 1 होंगे उतने सारे ऑन टू भी होंगे, तभी तो बाइजेक्टिव होंगे। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो उसमें 1 1 कितने होते हैं? n फैक्टोरियल होते हैं। दोनों एलिमेंट्स, दोनों के अंदर एलिमेंट्स इक्वल थे तो 1 1 कितने थे? n फैक्टोरियल थे, वो ही सारे ऑन टू भी होंगे। तो इस केस में बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने हो जाते हैं? इस केस में बाइजेक्टिव फंक्शंस हो जाते हैं n फैक्टोरियल, ठीक है। ये तुम्हारा सारा का सारा क्या था? चलो हमने टाइम से ही खत्म कर लिया। ये सारा सारा टाइप्स ऑफ फंक्शन था। जिसने पहले पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ठीक है, पर जो नया पढ़ेगा उसका सिर घूमेगा एक बार, साफ बात है। जिसने पहली बार ये सारी चीजें देखी हैं तो उसका थोड़ा सा दिमाग घूमना लाजमी है, और घूमना चाहिए भी, क्योंकि दिमाग घूमेगा तभी तुम उसको पढ़ने की कोशिश करोगे। तो इसको बैठ के आज अच्छे से रिवाइज करना, खुद के एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। खुद के एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना, और नेट पे सर्च करना काउंटिंग ऑफ 1 1 फंक्शन, काउंटिंग ऑफ ऑन टू फंक्शन। वहां पे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें अलग अलग वेबसाइट्स पे, उनको सोल्व करके देखना, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने आज कराया। तो फंक्शन का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन सीखेंगे, और फिर हम सीखेंगे इनवर्स, और फिर हम सीखेंगे कंपोजिशन। तो मंडे को नहीं होगा कंप्लीट, जहां तक मेरे को लग रहा है, नहीं, थोड़ा सा टाइम लेगा मंडे को, मंडे से ट्यूसडे को हो जाएगा फंक्शन कंप्लीट, ठीक है। कोई नहीं पढ़ा था भूल गए तो, हाँ एग्जाम में काउंटिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट थर्ड स्लाइड बताना एक बार, क्या बताया था लास्ट थर्ड स्लाइड में? ये फॉर्मूला है बस, इसमें बताने का कुछ नहीं है। नहीं 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 एग्जिस्ट करता, एनसीएम के अंदर एन बड़ा ही होना चाहिए, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा संजीव, ठीक है। कोई नहीं पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ लेना। अब हम मिलेंगे मंडे को, मेरे को उम्मीद है लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, आई विल सी यू ऑन मंडे।